Hello, good evening everyone. In the previous lecture, we have completed our topic that is anticholinergic agents, and today in this lecture we will going to discuss about the skeletal muscle relaxants. Now before moving on towards the classification, हम लोग जो सबसे पहले चीज डिस्कस करेंगे वो है फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, तो क्या होता है कि जब स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं हम लोग या स्टिमुलस किसी एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू प्रोवाइड होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, मोटर नर्व इंपल्स आता है. ठीक है, कहाँ जाता है, ये स्पाइनल कॉर्ड की तरफ. मोटर नर्व इंपल्स. ठीक है, और इसी मोटर नर्व इंपल्स की वजह से क्या होता है. ठीक है, तो मोटर नर्व इंपल्स आ गया सबसे पहले, मोटर नर्व इंपल्स, और इसी मोटर नर्व इंपल्स की वजह से क्या होता है, देयर इज रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन. ठीक है, रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन, और एसिटाइल कोलिन के रिलीज की वजह से क्या होता है कि सबसे पहले तो ये जो एसिटाइल कोलिन रहता है ये जाके कहाँ पे बाइंड करेगा, रिसेप्टर्स पे. ठीक है, सो दीज एसिटाइल कोलिन बाइंड टू NM रिसेप्टर्स. ठीक है, एट NMJ, दैट इज न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे. ठीक है, अब इतना होने के बाद क्या हुआ, देयर इज डेवलपमेंट ऑफ डीपोलराइजेशन. ठीक है, डेवलपमेंट और डीपोलराइजेशन. डीपोलराइजेशन ऑफ एंड प्लेट पोटेंशियल. ठीक है, ग्रेडियंट चेंज होगा, आयंस का मतलब मूवमेंट होगा. ठीक है, एंड प्लेट पोटेंशियल. ठीक है, और जब ये एंड प्लेट पोटेंशियल में चेंज आएगा, और ये बेसिकली किसकी वजह से आता है, ये आता है किसकी वजह से, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम की वजह से. इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम की वजह से, सोडियम आयंस के वजह से ये जो इनका इन्फ्लक्स होता है सोडियम आयंस का. ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, देयर इज डेवलपमेंट ऑफ एंड प्लेट पोटेंशियल, और जिसकी वजह से क्या होता है, देयर इज जनरेशन ऑफ मसल एक्शन पोटेंशियल. देयर इज जनरेशन ऑफ muscle action potential, and once the muscle action potential developed, it will lead to skeletal muscle contraction. It will lead to skeletal muscle contraction. Okay, एक बार क्या हुआ, अगर एक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ तो उसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, आफ्टर स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, अब एक बार क्या हुआ, स्केलेटल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट हो गई या उसका एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था. ठीक है, तो जब तक रिस्पांस था तब तक तो ठीक था, लेकिन क्या होता है, कुछ समय के बाद क्या होता है, एसिटाइल कोलिन जो रहता है वो डिग्रेड होने लगता है. ठीक है, एसिटाइल कोलिन डिग्रेडेड बाय एसिटाइल कोलिनिस्टरेजेस. ठीक है, बाय अच्छे ACHE. ठीक है, एसिटाइल कोलिन जो रहता है वो डिग्रेड कर देते हैं कौन, एंजाइम एसिटाइल कोलिनिस्टरेजेस, दैट इज अच्छे.
ठीक है, एजेस लगा देता हूँ ताकि ये एंजाइम लगे आप लोगों को, ठीक है। सो एसिटाइल कोलिन ईस्टरेजेस, ठीक है, इनके द्वारा क्या होता है, डिग्रेड हो जाता है एसिटाइल कोलिन, और एसिटाइल कोलिन अगर डिग्रेड हो जाएगा देन देयर विल बी नो इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम, और सोडियम का इन्फ्लक्स नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, एंड प्लेट पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा, या आयंस जो अंदर इन्फ्लक्स हो रहे हैं वो चेंज नहीं होंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, मसल एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हो रहा था वो जनरेट नहीं होगा, उसकी वजह से क्या होगा, स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो ये क्या हुआ, एसिटाइल कोलिन यहाँ क्या हुआ, डिग्रेड हो गया एंड स्केलेटल मसल, ठीक है, एमएस से लिखूंगा मैं इसको हर जगह, मसल इज रेडी फॉर नेक्स्ट पोटेंशियल, इज रेडी फॉर नेक्स्ट पोटेंशियल, नेक्स्ट पोटेंशियल कह लें या नेक्स्ट इंपल्स कह लें, ठीक है। और ये जो काम हो रहा है यहाँ पे, जो डिग्रेडेशन हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ रीपोलराइजेशन, क्या हो रहा है, रीपोलराइजेशन, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया बेसिक नर्व मसल का, या मसल की बात करें अगर तो ये हो गया हमारा मसल का कॉन्ट्रैक्शन। कैसे हो रहा है कि मोटर नर्व में क्या हुआ, इंपल्स जनरेट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जो एंड प्लेट पे, ठीक है, यहाँ पे जो अपने स्टोर्ड रहते हैं वेजाइकल्स में, जो एसिटाइल कोलिन स्टोर्ड रहता है वो क्या हुआ, वो बाहर आया, ठीक है। बाहर आने के बाद क्या किया उसने, जो पोस्ट साइनेप्टिक जो अपना वो रहता है न्यूरॉन रहता है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, वहाँ पे रिसेप्टर पे क्या हुआ, एसिटाइल कोलिन बाइंड किया, और जिसकी वजह से क्या हुआ, देयर इज इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम, और जब सोडियम अंदर आया सो देयर इज डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, ईपीपी, और डेवलपमेंट ऑफ ईपीपी दैट इज एंड प्लेट पोटेंशियल, जिसकी वजह से क्या हुआ, मसल एक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ, ठीक है, मसल एक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ, दैट इज मैप। ईपीपी के बाद क्या हुआ, मैप हुआ, दैट इज मसल एक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ, जिसकी वजह से क्या हो गया, स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, SMC। और अब हमको क्या करना है, रिलैक्सेशन कराना है स्केलेटल मसल का। तो क्या करेंगे, एक तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये बाइंडिंग को रोकेंगे, ठीक है। क्या करेगा उसमें, जो वो NM रिसेप्टर बाइंडिंग एजेंट्स रहेंगे, ठीक है, NM रिसेप्टर ब्लॉक कर देंगे वो लोग, ठीक है, बेसिकली। और क्या करेंगे, या तो डायरेक्टली स्केलेटल मसल से जाके अटैच हो जाए, तो ऐसे कुछ हमारे पास फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपने क्लासिफिकेशन की। सबसे पहले स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट के क्लासिफिकेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो इसमें दो टाइप के आती हैं पहले तो ड्रग्स, एक तो पेरिफेरली एक्टिंग और दूसरी क्या आती है, सेंट्रली एक्टिंग, ठीक है। पहली जो आती है वो कैसी रहती है, पेरिफेरली एक्टिंग, और दूसरी क्या आती है, सेंट्रली एक्टिंग। Centrally acting. In peripherally acting, we further have two types, that is जैसे कि मैंने बताया था पहले, एक तो NM ब्लॉकिंग एजेंट्स रहते हैं, ठीक है, NM ब्लॉकिंग एजेंट्स रहेंगे, और दूसरे क्या रहेंगे हमारे, डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट्स, ठीक है, डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट्स। सो ये जो डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट्स हैं ये बेसिकली कहाँ पे फंक्शन करेंगे, स्केलेटल मसल पे फंक्शन करते हैं। और D फॉर डायरेक्टली एक्टिंग एंड D फॉर डेंट्रोलीन, तो ये इसका एग्जांपल है, डायरेक्टली एक्टिंग का एग्जांपल कौन सा है, डेंट्रोलीन सोडियम, ठीक है, और क्या है, क्विनीन, ठीक है, ये डेंट्रोलीन सोडियम है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है हमारे NM ब्लॉकिंग एजेंट्स हैं, तो ये भी फर्दर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो कैसे होते हैं,
नॉन कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव नहीं, सॉरी, नॉन डीपोलराइजिंग। कैसे होते हैं? नॉन डीपोलराइजिंग, ठीक है। और दूसरे कैसे होते हैं हमारे? एक तो नॉन डीपोलराइजिंग और दूसरा कैसे हमारा? डीपोलराइजिंग, ठीक है, डीपोलराइजिंग। सो जो डीपोलराइजिंग एजेंट्स हैं उसमें हमारे कौन कौन से आ जाते हैं? एक तो सक्सिनाइल कोलिन आ जाता है, ठीक है, सक्सिनाइल कोलिन, दैट इज SCH, एंड डेकामिथोनियम, डेकामेथोनियम, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए हमारे? सक्सिनाइल कोलिन, और क्या है इसको कह रहे हैं हम लोग? डेकामिथोनियम हो गया हमारा सेकंड। और इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं? सक्सिनाइल कोलिन को इसको हम लोग कह सकते हैं सक्सामेथोनियम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि जो डीपोलराइजिंग ब्लॉक मतलब एजेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो सक्सामिथोनियम, मिथोनियम आ रहा है इसमें भी और इसमें भी क्या आ रहा है? मिथोनियम आ रहा है। डेकामिथोनियम और सक्सामिथोनियम, दैट इज सक्सिनाइल कोलिन। और उसके बाद जो हमारे नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट्स हैं वो भी फर्दर तीन टाइप के होते हैं, दैट इज फर्दर तीन टाइप के। कौन से तीन टाइप होते हैं इनके? एक तो अगर नॉन डीपोलराइजिंग, और इनको क्या कह सकते हैं? कॉम्पिटिटिव, ठीक है, कॉम्पिटिटिव, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक तो पहले हो गए हमारे नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया? डीपोलराइजिंग ब्लॉकर, जो डीपोलराइज नहीं होने देंगे मसल को, ठीक है, जो सोडियम के इन्फ्लक्स को रोकेंगे, दैट इज सक्सिनाइल कोलिन, सक्सामिथोनियम एंड डेकामिथोनियम। और जो दूसरे क्या हैं? जो नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स हैं, ठीक है, जो कि कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? इसमें तीन टाइप के आ जाएंगे बेसिकली। एक तो लॉन्ग एक्टिंग, ठीक है, दूसरे कैसे आ जाएंगे हमारे? इंटरमीडिएट एक्टिंग, एंड लास्टली वी हैव शॉर्ट एक्टिंग, ठीक है। सो जो लॉन्ग एक्टिंग के हैं हमारे उसमें आ जाता है क्या? DP, ठीक है, क्या क्या आ जाता है? DP, दैट इज DTC, और इसको क्या कहते हैं? डी ट्यूबोक्यूरारिन, ठीक है। और ये हमारा क्या रहता है? प्रोटोटाइप ड्रग रहता है नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स का, ठीक है। क्या है? डी ट्यूबोक्यूरारिन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पाइपेक्यूरियम, नेक्स्टली वी हैव डॉक्साक्यूरियम, Nextly we have, sorry, पाइपेक्यूरोनियम, पाइपेक्यूरोनियम, ठीक है। Nextly we have डॉक्साक्यूरियम, and lastly we have पैनक्यूरोनियम, lastly we have पैनक्यूरोनियम। सो लॉन्ग एक्टिंग के एग्जांपल्स क्या हैं? DP, दैट इज डी ट्यूबोक्यूरारिन, पाइपेक्यूरोनियम, ठीक है, डॉक्साक्यूरियम, और लास्टली क्या है? पैनक्यूरोनियम। अब इंटरमीडिएट एक्टिंग की बात करें तो इसको याद करने का निमोनिक है वकर, ठीक है, VACRR, ठीक है, VACRR, दैट इज वैक्यूरोनियम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एट्राक्यूरियम, नेक्स्टली वी हैव सिस लग जाएगा बस, और सेम क्या है? एट्राक्यूरियम। नेक्स्टली वी हैव रॉक्यूरोनियम, नेक्स्टली वी हैव रापा, RAPA,
rapacuronium. Okay, now moving on towards the short acting, we have शॉर्ट एक्टिंग की अगर बात करें तो शॉर्ट एक्टिंग के अंदर कौन सा आ जाता है, मीवाक्यूरियम. क्या, मीवाक्यूरियम. ठीक है, मीवाक्यूरियम. सो नॉन डिपोलराइज न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे ब्लॉक कर रहे हैं, वैसे एजेंट्स में कौन कौन से आ जाएंगे. एक तो नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर और डीपोलराइजिंग ब्लॉकर, दैट इज सक्सिनाइल कोलिन और सक्सामिथोनियम और डेकामिथोनियम. ठीक है, दोनों मिथोनियम है यहाँ पे. और लॉन्ग एक्टिंग की बात करें तो सबसे पहला यहाँ पे जो प्रोटोटाइप ड्रग है, ठीक है, जिससे बाकी ड्रग्स इवॉल्व हुई हैं, दैट इज DTC, दैट इज D-ट्यूबोक्यूरारिन. एंड नेक्स्टली वी हैव पाइपेक्यूरोनियम. ठीक है, सिर्फ क्यूरियम 3 है, दैट इज डॉक्साक्यूरियम. ठीक है, एट्राक्यूरियम, सिस एट्राक्यूरियम तो उसका दूसरा फॉर्म है. ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, मीवाक्यूरियम. सो 4 क्यूरियम है, बाकी सारे कैसे हैं, क्यूरोनियम, दैट इज पाइपेक्यूरोनियम, पैनक्यूरोनियम, वेक्यूरोनियम. ठीक है, रॉक्यूरोनियम, रैपाक्यूरोनियम. ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, क्यूरोनियम और क्यूरियम. ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए पेरिफेरली एक्टिंग. नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द सेंट्रली एक्टिंग, वी हैव फर्स्टली मेफेंसिन कंजेनर. मेफेंसिन कंजेनर. सो मेफेंसिन कंजेनर्स की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहला आ जाता है कैरिसो प्रोडॉल, कैरिसोप्रोडॉल. तो ये पहला क्या होगा, एल्कोहल हो गया, और इसमें क्या आ रहा है, कार आ रहा है. नेक्स्ट क्या है, मैथ कार्बामॉल. ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये भी, इसमें भी कार आ रहा है और एल्कोहल आ रहा है. ठीक है, सो मेफेंसिन कंजेनर की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें क्या है हमारे, कैरिसोप्रोडॉल, मैथ कार्बामॉल. अब आएंगे क्या, 2 क्लोर आएंगे. ठीक है, क्लोरजॉक्साजोन. अब 2 क्या आएंगे, कीटोन आएंगे, ONE, क्लोरजॉक्साजोन और क्लोरमीजाजोन. ठीक है, क्लोरमीजाजोन, कैरिसोप्रोडॉल. ठीक है, मैथ कार्बामॉल, क्लोरजॉक्साजोन और क्लोरमीजाजोन. ओके, सो ये क्या हो गया हमारा मेफेंसिन कंजेनर. नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट, वी हैव बेंजोडाइजेपिन, BZD, दैट इज बेंजोडाइजेपिन, जिसके अंदर हमारा कौन सा आ जाता है, डायजेपाम. ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारा, सेंट्रल अल्फा 2 एगोनिस्ट. और इसके अंदर जो हमारी ड्रग आती है वो कौन सी आती है, टीजानिडीन. ठीक है, कौन सी ड्रग आ रही है, टीजा. ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं. ठीक है, कौन सी ड्रग आ रही है, टीजानिडीन. और लास्टली जो हमारा है, ठीक है, ये डायरेक्टली एक्टिंग को हटा दे रहा हूं अभी. लास्ट में जो हमारा है, ठीक है, सबसे पहला क्या हो गया, मेफेंसिन कंजेनर हो गया. ठीक है, जिसके अंदर क्या आ गया, 2 कार आ गया और एल्कोहल आ गया. कार के साथ क्या है, एल्कोहल है, और क्लोरजॉक्साजोन, क्लोरीन के साथ क्या है, कीटोन. ठीक है, तो कैरिसोप्रोडॉल. ठीक है, मैथ कार्बामॉल. ठीक है, क्लोरजॉक्साजोन. ठीक है, 2 क्लोर है, क्लोरजॉक्साजोन और क्लोरमीजाजोन. ठीक है, नेक्स्टली वी हैव बेंजोडाइजेपिन, दैट इज डायजेपाम. सेंट्रली अल्फा 2 एक्टिंग, दैट इज टीजानिडीन. एंड लास्टली वी हैव गाबा एगोनिस्ट. गाबा एगोनिस्ट कह सकते हैं या तो गाबा माइमेटिक कह सकते हैं, जो गाबा मतलब गाबा को मिमिक करते हैं. ठीक है, माइमेटिक. ठीक है, गाबा माइमेटिक और गाबा एगोनिस्ट. सो इसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे हमारा, थायो कॉल्चिकोसाइड, और क्या आ जाएगा, बैक्लोफेन. ठीक है, बैक्लोफेन. ठीक है,
तो ये क्या हो गया हमारा, ये 4 टाइप के होते हैं हमारे सेंट्रली एक्टिंग। अगर इनका निमोनिक बनाया जाए तो कैसा हो जाएगा, जीएमसी। अगर जीएमसी मतलब गांधी मेडिकल कॉलेज में क्या बेंजोडाइजेपिन दे देते हैं, ठीक है। तो सेंट्रली एक्टिंग में क्या आएगा, गांधी मेडिकल कॉलेज में बेंजोडाइजेपिन मतलब जी फॉर क्या हमारा, जी फॉर क्या हो गया गाबा माइमेटिक हो गया, एम फॉर क्या हो गया मेफेंसिन कंजेनर हो गया, सी फॉर सेंट्रल अल्फा 2 एगोनिस्ट, और लास्टली वी हैव द बेंजोडाइजेपिन, ठीक है। इन गाबा माइमेटिक वी हैव थायोकोल्चिकोसाइड एंड बैक्लोफेन, ठीक है। एंड नेक्स्टली इन मेफेंसिन कंजेनर कैरिसोप्रोडोल, मेथकार्बामोल, ठीक है, क्लोरजॉक्साजोन, क्लोरमीजाजोन, बेंजोडाइजेपिन वी हैव डाइजीपाम, एंड लास्टली इन सेंट्रल अल्फा 2 एगोनिस्ट वी हैव टिजानिडीन। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स the study of each drug separately. We will first start with the peripherally acting. Okay, so we will firstly start with the peripherally acting. ठीक है, पेरीफेरली एक्टिंग के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, डीपोलराइजिंग, और अगर बात किया जाए तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स, एनएम ब्लॉकिंग एजेंट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और उसके भी अंदर हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स, ठीक है। सो डीपोलराइजिंग ब्लॉकर में जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट ड्रग है इसमें सबसे पहले है दैट इज सक्सिनाइल कोलिन, सक्सिनाइल कोलिन। और जो सक्सिनाइल कोलिन रहती है वो कैसी रहती है, क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड रहती है, ठीक है। क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड रहता है क्या, सक्सिनाइल कोलिन। और ये क्या करता है, ये बेसिकली मिमिक करता है किसको, एसिटाइल कोलिन के मॉलिक्यूल को मिमिक करता है। और कैसा मिमिक करता है कि 2 एसिटाइल कोलिन के मॉलिक्यूल्स एक साथ लिंक्ड हैं, ठीक है। सो इट लुक्स लाइक 2 molecules of acetylcholine, 2 molecules of ACH acetylcholine linked together, okay, linked together, ठीक है। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की, तो ये कैसे फंक्शन अपना करता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हमने क्या करी कि ये क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड है, फिर ये रिजेंबल करता है किसको, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोलिन जो कि एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे इसके एक्शन की। सो ये जो एक्शन करता है तो ये 2 टाइप के एक्शन करता है, एक तो फेज 1 ब्लॉक करता है, क्या, फेज 1 ब्लॉक, और दूसरा क्या करता है, सेकेंडली अगर कंटिन्यूड अगर ड्रग को देते जाएंगे, ठीक है, कंटिन्यूड एक्सपोजर रहेगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, फेज 2 ब्लॉकेड हो जाएगा। फेज 1 ब्लॉकेड की वजह से क्या होता है, इट रिजल्ट्स इन और इट रिजल्ट्स इन फेसिक्यूलेशंस। इनिशियली क्या होते हैं इसकी वजह से, इनिशियली फेसिक्यूलेशंस आते हैं, ठीक है। लेटर ऑन देयर विल बी फ्लैसिड पैरालाइसिस, लेटर ऑन देयर विल बी फ्लैसिड पैरालाइसिस। तो बाद में क्या होगा, इसकी वजह से फ्लैसिड पैरालाइसिस हो जाएगा। तो ये तो हो गया फेज 1 ब्लॉक, ठीक है। अब अगर कंटिन्यूड एक्सपोजर रहेगा, ठीक है, फेज 2 की कंडीशन कब अराइज होती है, जब देयर विल बी कंटिन्यूड एक्सपोजर, ठीक है। जब कंटिन्यूड एक्सपोजर रहेगा इस ड्रग का, दैट इज सक्सिनाइल कोलिन, तो इसकी वजह से क्या होगा, बेसिकली देयर विल बी फेज 2 ब्लॉकेड, ठीक है। और ये कैसा रहता है, जो फेज 1 ब्लॉकेड रहता है वो रैपिड ऑनसेट रहता है, कैसा रहता है, रैपिड ऑनसेट रहता है, ठीक है। और ये फेज 2 ब्लॉकेड कैसा रहता है, स्लो ऑनसेट रहता है, ठीक है, स्लो ऑन ऑनसेट, ठीक है, स्लो ऑनसेट। इसमें क्या हो जाती है, जो हमारी जो रिसेप्टर रहता है वो डिसेंसिटाइज हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, जो मेम्ब्रेन रिसेप्टर रहता है, ठीक है, मेम्ब्रेन रिसेप्टर वो कैसा होगा, डिसेंसिटाइज्ड हो जाएगा, ठीक है।
अब मेम्ब्रेन रिसेप्टर डीसेंसिटाइज्ड हो गया, लेकिन इस कंडीशन को या फेज 2 ब्लॉकेट को हम लोग ओवरकम कर सकते हैं बाय एडमिनिस्ट्रिंग द कोलिनर्जिक्स, ठीक है, जैसे कि एड्रोफोनियम और नियोस्टिग्मीन की बात करें, ठीक है। सो मेम्ब्रेन रिसेप्टर क्या होती है, डीसेंसिटाइज हो जाती है। और हमने पहले भी इस चीज को पढ़ा है कि जो न्यूरोमस्कुलर जो डीपोलराइजिंग ब्लॉक होता है उसको हम लोग पार्शियली रिवर्स करने के लिए क्या यूज करते हैं, ठीक है। ये जो कंडीशन रहती है ये पार्शियली रिवर्स कर सकते हैं बाय गिविंग पार्शियली रिवर्स्ड और ओवरकम बाय गिविंग द एंटीकोलिनिस्टरेजेस, ठीक है, एंटीकोलिनिस्टरेजेस, जिसमें कि हम लोग नियोस्टिग्मीन और क्या देते हैं, एड्रोफोनियम, एंटीकोलिनिस्टरेजेस, ठीक है। सो एंटीकोलिनिस्टरेजेस में हम लोग बेसिकली क्या देते हैं, एक तो नियोस्टिग्मीन देते हैं और एड्रोफोनियम देते हैं। और ये जो हमारा पूरा मैकेनिज्म है, जो पैथोजेनेसिस, मतलब जो भी इसमें मतलब जो ये मेम्ब्रेन रिसेप्टर डीसेंसिटाइज्ड हो रही है, तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये बेसिकली रिजेंबल करता है किसको, नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकेड को, ठीक है। ओवरकम किससे करेंगे, एंटीकोलिनर्जिक से। एंड दिस मेम्ब्रेन रिसेप्टर डीसेंसिटाइजेशन रिजेंबल्स द नॉन, जो हमारा सेकेंड टाइप का, एक तो ये डीपोलराइजिंग ब्लॉक पढ़ रहे हैं, लेकिन ये किसको रिजेंबल करता है, नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकेड को, नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकेड मैकेनिज्म को ये रिजेंबल करता है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया फेज 1 ब्लॉकेड और फेज 2 ब्लॉकेड, जो कि बेसिकली कौन करा रहा है, सक्सिनाइल कोलिन, ठीक है, क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड एंड इट रिजेंबल्स द एसिटाइल कोलिन विच इज लिंक्ड टुगेदर, ठीक है, 2 एसिटाइल कोलिन मॉलिक्यूल्स लिंक्ड टुगेदर। अब बात करते हैं सबसे पहले यूज ऑफ एसिटाइल कोलिन की। तो जो एसिटाइल कोलिन का यूज है वो जब हम लोग एंडोट्रैकियल ट्यूब का इंट्यूबेशन करते हैं, तो उसमें जो हमको मसल्स को थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, रिलैक्स करना पड़ता है, ताकि जो एंडोट्रैकियल ट्यूब है वो आसानी से हम लोग क्या करें, इंसर्ट कर पाए, ठीक है। सो इट इज यूज्ड बिफोर द एंडोट्रैकियल ट्यूब इंट्यूबेशन, बिफोर एंडोट्रैकियल ट्यूब इंट्यूबेशन, ठीक है। अब ये जो एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन रहता है ये बहुत स्लो मतलब काफी जल्दी हो जाता है एक तरीके से, और जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहता है वो सक्सिनाइल कोलिन का मसल रिलैक्सेशन का वो बेसिकली कितना रहता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 3 to 8 मिनट्स रहता है, ठीक है। इसके बाद ये क्या होती है, इट इज डिग्रेडेड बाय क्या कहते हैं हमारे उसको, डिग्रेडेड बाय स्यूडोकोलिनिस्टरेजेस। ये चीज और ये कॉन्सेप्ट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इट इज डिग्रेडेड बाय द स्यूडोकोलिनिस्टरेजेस, ठीक है, जेनेटिक डेफिशिएंसी में हमने पढ़ा था इसको, ठीक है। सो इट इज डिग्रेडेड बाय स्यूडोकोलिनिस्टरेजेस। सो ये फास्ट डिग्रेडेशन होता है, इसीलिए क्या होता है, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कैसा होता है, लेस होता है, ठीक है, लेस ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ठीक है। अब लेकिन क्या हुआ, इसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेरी एपनिया होता है, या तो कहें इसको ट्रांजिएंट एपनिया, ट्रांजिएंट और टेम्परेरी एपनिया होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग आसानी से एंडोट्रेकियल ट्यूब को इंट्यूबेट मतलब इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जेनेटिक डिफेक्ट होता है, किसमें, जेनेटिक डिफेक्ट होता है किसमें, स्यूडोकोलिनिस्टरेजेस में, जिसकी वजह से क्या होते हैं, ये एटिपिकल स्यूडोकोलिनिस्टरेजेस कहते हैं इनको हम लोग बेसिकली, एटिपिकल स्यूडोकोलिनिस्टरेजेस, ठीक है। एटिपिकल स्यूडोकोलिनिस्टरेजेस जो रहते हैं वो जब प्रेजेंट रहते हैं किसी इंडिविजुअल के अंदर, सो देयर विल बी लेस डिग्रेडेशन और स्लो डिग्रेडेशन ऑफ सक्सिनाइल कोलिन, स्लो डिग्रेडेशन, और स्लो डिग्रेडेशन होगा
सो क्या होगा कि सबसे पहले तो जो मतलब हमारा लैरिंग्स है वो मतलब धीरे धीरे क्या होगा, जैसे हमको ट्रैकिया हो गया, हमारा ट्रैकिया रिलैक्स किया, फिर लैरिंग्स रिलैक्स किया, फिर धीरे धीरे रिलैक्सेशन नीचे जाता जाएगा और फाइनली क्या होगा, देयर विल बी रेस्पिरेटरी पैरालाइसिस। ठीक है, रेस्पिरेटरी पैरालाइसिस, और ये क्या हो गया, स्लो डिग्रेडेशन हो गया। तो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होगा, सक्सिनाइल कोलिन का इंक्रीज हो जाएगा, और सक्सिनाइल कोलिन का जब ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इंक्रीज होगा सो देयर विल बी सक्सिनाइल कोलिन एपनिया। इसको और क्या कहते हैं, सक्सिनाइल कोलिन एपनिया। और इसमें क्या होता है, बेसिकली देयर विल बी पैरालाइसिस ऑफ डायफ्राम, सॉरी पैरालाइसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स एंड डायफ्राम अगर कहा जाए तो। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो रहा है इसमें, रेस्पिरेटरी पैरालाइसिस हो जा रहा है, क्योंकि वो थोड़ी सी देर के लिए रिलैक्स कर रहा था, उसका डिग्रेडेशन हो जा रहा था उसके बाद स्यूडोकोलिनेस्टेरेस से। बट क्या हुआ कि अगर जेनेटिक डिफेक्ट रहता है तो उसमें अटिपिकल स्यूडोकोलिनेस्टेरेस प्रेजेंट रहते हैं, तो ये भी सक्सिनाइल कोलिन एपनिया जो है ये हम लोग सक्सिनाइल कोलिन में मेंशन करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब जो सक्सिनाइल कोलिन एपनिया की जो कंडीशन आती है, इसको हम लोग बेसिकली ट्रीट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, सक्सिनाइल कोलिन जो एपनिया आया, ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड हुआ लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक है, तो इसको ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात तो वेंटिलेशन हम लोगों को कंटिन्यूड रखना है जब तक ये एनएम ब्लॉकेड का रिवर्सल ना हो जाए। ठीक है, वेंटिलेशन कंटिन्यूड कब तक, जब तक एनएम ब्लॉकेड का रिवर्सल ना हो जाए। ओके, और क्या करना है इसमें हमको, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा एडमिनिस्टर करना है। ठीक है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा एडमिनिस्टर करना है। इसका सबसे पहली बात तो कोई एंटीडोट नहीं होता, नो एंटीडोट प्रेजेंट, नो एंटीडोट प्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद वेंटिलेटरी सपोर्ट देना है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा एडमिनिस्टर करना है, और लास्टली क्या है, एनेस्थेशिया कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ठीक है, एनेस्थेशिया कंटिन्यूड टिल एनएम ब्लॉकेड रिवर्स्ड, एनएम ब्लॉकेड रिवर्स्ड। ठीक है, सो एनेस्थीसिया को कंटिन्यू करेंगे। तो ये तो हो गया सक्सिनाइल कोलिन एपनिया का ट्रीटमेंट। ठीक है, क्या क्या कर रहे हैं, एंटीडोट है नहीं इसका तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दे रहे हैं, वेंटिलेटरी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, एनेस्थीसिया प्रोवाइड कर रहे हैं। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द सक्सिनाइल कोलिन, एडवर्स इफेक्ट। सो इन एडवर्स इफेक्ट वी स्टिल हैव अ निमोनिक, दैट इज माही, MAHI, माही, माही से सब। ठीक है, माही से सब, माही से सब। ठीक है, सो M फॉर M से क्या होगा, सबसे पहले यहां पे 2 M आएंगे सबसे पहली बात तो। ठीक है, M से 2 M आएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट M इज फॉर मसल सोरनेस, मसल सोरनेस, और इसको क्या कहते हैं, मसल पेन कहते हैं एक तरीके से। ठीक है, मसल पेन, और ये किस वजह से एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, ड्यू टू फेसिक्यूलेशंस, ड्यू टू, और ड्यू टू को ऐसे लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, ड्यू टू फेसिक्यूलेशंस, फेसिक्यूलेशंस। ठीक है, सो मसल सोरनेस आ रहा है, क्यों, क्योंकि फेसिकुलेशंस हो रहा है। नेक्स्टली मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया।
ये मेंशन करना जरूरी है एक तरीके से। अगर एडवर्स इफेक्ट आप मतलब मेंशन कर रहे हैं तो अच्छा पॉइंट रहेगा ये। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में क्या होता है कि देयर विल बी इंटरेक्शन ऑफ सक्सिनाइल कोलिन एंड हेलोथेन, हेलोथेन, जिसकी वजह से क्या होता है, मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया होता है, ठीक है, हेलोथेन, ठीक है। और किस में होता है, जेनेटिकली डिफेक्टेड, मतलब जेनेटिक डिफेक्ट रहता है ये, ठीक है। कैसा रहता है ये, जेनेटिक डिफेक्ट रहता है ये। अब इसमें क्या क्या इसको अगर ट्रीट करना है, ट्रीटमेंट की अगर बात करूं मैं, तो ट्रीटमेंट में क्या करेंगे हम लोग, बेसिकली इसमें डाइजीपाम, ठीक है। और या तो ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट में हम लोग ये जो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया है इसके ट्रीटमेंट हम लोग क्या करेंगे, रेड करेंगे, RAID, दैट इज रैपिड कूलिंग, रैपिड कूलिंग, ठीक है। ए से क्या है, कंट्रोल एसिडोसिस, ठीक है, एसिडोसिस कंट्रोल करेंगे। आई से क्या है, इनहलेशन, 100% ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन देंगे काफी ज्यादा। और लास्टली हम लोग डेंट्रोलीन IV देंगे, क्या करेंगे, डेंट्रोलीन IV एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है, डेंट्रोलीन का IV एडमिनिस्टर करेंगे इन ऑर्डर टू ट्रीट द मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट। और ये किसकी वजह से हो रहा था, देयर विल बी इंटरेक्शन ऑफ सक्सिनाइल कोलिन एंड हेलोथेन, और ये बेसिकली जेनेटिकली डिफेक्टेड, मतलब जेनेटिक डिफेक्ट रहता है ये, ठीक है। अब बात करते हैं ए की, तो ठीक है, सो ए में क्या आ रहा है, एस्पिरेशन आ रहा है, ठीक है, एस्पिरेशन, एस्पिरेशन किसका, एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स, किसका, गैस्ट्रिक कंटेंट्स का एस्पिरेशन, ठीक है। और ये किस वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड इंट्रा गैस्ट्रिक प्रेशर। इंट्रागैस्ट्रिक प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, देयर विल बी एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट, देयर इज हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया मतलब इंक्रीज्ड लेवल ऑफ पोटेशियम इन द ब्लड, इट इज ड्यू टू बेसिकली फेसिक्यूलेशंस, फेसिक्यूलेशंस लीडिंग टू इंक्रीज्ड पोटेशियम लेवल इन द ब्लड। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स आई, ठीक है। आई की अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो आई में क्या हो रहा है ना, आई में क्या हो रहा है, सॉरी, इंक्रीज्ड IOP, IOP क्या हो रहा है, इंक्रीज्ड हो रहा है आई में, ठीक है। सो IOP किस वजह से इंक्रीज होता है, बिकॉज देयर इज कॉन्ट्रैक्शन, एडवर्स इफेक्ट में क्या आ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल ऑक्यूलर, आंखों के आसपास, ठीक है, एक्सटर्नल ऑक्यूलर मसल्स, ऑक्यूलर मतलब आईज, एक्सटर्नल ऑक्यूलर मसल्स का क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, IOP इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्टली वी हैव सक्सिनाइल कोलिन एपनिया, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अभी, सक्सिनाइल, ठीक है, या अगर SCH, ठीक है, सक्सिनाइल कोलिन एपनिया। एंड लास्टली वी हैव साइनस ब्रैडिकार्डिया, ठीक है, क्या, साइनस ब्रैडिकार्डिया, साइनस ब्रैडिकार्डिया किस वजह से होता है ये, ड्यू टू वेगल स्टिमुलेशन, वेगल, ठीक है। यहां पे क्या होता है, यहां पे क्या हो रहा है, बेसिकली वेगल स्टिमुलेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, वेगल स्टिम्युलेशन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल, एट्रिया जो है उसके अंदर क्या होगा, देयर विल बी फिब्रिलेशंस, एट्रियल फिब्रिलेशन। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली साइनस ब्रैडिकार्डिया। ओके, सो नाउ ये हम लोगों ने एडवर्स इफेक्ट भी खत्म कर लिए हमारे सक्सिनाइल कोलिन के। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द
नेक्स्ट ऑफ द न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स दैट इज नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा, डीपोलराइजिंग ब्लॉकर पढ़ा, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं, नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स। ठीक है, सो नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स। इन नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर की अगर हम लोग बात करें सबसे पहले तो हमारा कौन सा आ जाता है, वी हैव DTC। और अगर इसको भी हटा दें तो सबसे पहला जो नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर डिस्कवर हुआ था एज अ स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट वो था क्यूरेर। ठीक है, हमने इसके बारे में पहले भी स्टडी किया है क्यूरेर के बारे में। क्यूरेर की पॉइजनिंग को हमने ट्रीट किया था एंटीकोलिनिस्ट्रेजेस एडमिनिस्टर करके। सो क्यूरेर के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। सो क्यूरेर क्या था, बेसिकली इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कॉन्स्टिट्यूएंट वो क्या है हमारा, DTC, दैट इज डी ट्यूबो क्यूरारिन, डी ट्यूबो क्यूरारिन। और ये क्या है, प्रोटोटाइप है। ये क्या है, इसमें प्रोटोटाइप। और अभी इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि ये नॉन न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स हैं, वो भी कैसे टाइप के, कॉम्पिटेटिव एजेंट्स। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एजेंट्स से क्या मतलब है कि जो हमारा एसिटाइल कोलिन होता है वो न्यूरोमस्कुलर जो हमारा रिसेप्टर होता है, एनएम रिसेप्टर सॉरी, जो होता है हमारा, उस पे कैसा काम करता है, एगोनिस्ट का काम करता है। ठीक है, एगोनिस्ट का काम करता है। लेकिन जो क्यूरेर रहता है वो क्या करता है, इनहिबिटरी इफेक्ट, और अगर कहा जाए तो ये कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट का काम करता है। ठीक है, एंटागोनिस्ट का काम करता है कौन, क्यूरेर। ठीक है, क्यूरेर हमारा कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट का काम कर रहा है। ठीक है, एनएम रिसेप्टर पे। तो अगर इसके फंक्शन को ब्लॉक करना है तो इसमें हम लोग क्या एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, इसको ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या देते हैं, या तो एड्रोफोनियम देते हैं, एड्रोफोनियम एडमिनिस्टर करते हैं, और या तो क्या हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं, नियोस्टिग्मीन। क्या, नियोस्टिग्मीन एडमिनिस्टर करते हैं अलंग विथ द एट्रोपिन। एट्रोपिन के साथ क्यों एडमिनिस्टर कर रहे हैं, पहले भी मैं काफी बार बता चुका हूं, क्योंकि एट्रोपिन क्या करता है, यहाँ पे जो मस्कैरेनिक इफेक्ट्स आते हैं उसको रिड्यूस करता है या उसको कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है। सो एड्रोफोनियम और नियोस्टिग्मीन जो है वो क्या करते हैं, क्यूरेर की वजह से जो डेफिशिएंसी हो रही है एसिटाइल कोलिन की, उसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई कर देंगे बाय इंक्रीजिंग द एसिटाइल कोलिन और बाय डिक्रीजिंग द डिग्रेडेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन बाय द एंटीकोलिनिस्टरेजेस, बिकॉज दीज आर एंटीकोलिनिस्टरेजेस। ठीक है, सो ये तो हो गया हमारा क्यूरेर के बारे में। अब बेसिकली एक एक ड्रग को हम लोग अच्छे से स्टडी करते हैं। इसमें हमारा ये जो DTC है ये कैसा है, प्रोटोटाइप है। और ये जो क्यूरेर का जो साइट ऑफ एक्शन था, जो एनएम ब्लॉकेड पे जो साइट ऑफ एक्शन था, ये बताया था किसने, कि सी फॉर क्यूरेर। ठीक है, सी फॉर क्यूरेर। और ये जो साइट ऑफ एक्शन था ये किसने बताया था, कोहेन ने बताया था कि जो एनएम ब्लॉकेड एक्टिविटी रहती है ये कौन कॉम्पिटेटिवली जो कि ब्लॉक कर रहा है, ये किसने बताया था, कोहेन ने बताया था। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द DTC जो कि सबसे पहला हमारा ड्रग है। तो अब अगर पॉइंट्स को अगर आपको लिखना है या पॉइंट को आपको बढ़ाना है तो आप इसको, पहली बात तो जो एक स्पेसिफिक पॉइंट है इसका ये है कि ये ऑब्टेन होता है कहां से, कॉन्ड्रोडेंड्रॉन। ठीक है, कॉन्ड्रोडेंड्रॉन टोमेंटोसम। ठीक है, अब अगर पॉइंट को इंक्रीज करना है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि ये मतलब लॉन्ग एक्टिंग, सबसे पहले हम लोग ये लॉन्ग एक्टिंग की वाले की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, ये लॉन्ग एक्टिंग है DTC। ठीक है, तो ये पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि ये लॉन्ग एक्टिंग है। ठीक है, दूसरी बात ये हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि ये हिस्टामिन रिलीज कराता है। ठीक है, इट रिलीजेस हिस्टामिन रिलीज कराता है। दूसरी बात हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये गैंग्लियोनिक ब्लॉकर है। ठीक है, या अगर कहा जाए तो
NM रिसेप्टर ब्लॉकर है, कैसे टाइप का है, कॉम्पिटेटिव ब्लॉकर है, ठीक है, या तो कहा जाए तो नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर है, ठीक है, नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकिंग एजेंट्स है, ठीक है। अब क्या बात करें, इसकी जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहता है वो कितना रहता है, 80 मिनट्स का रहता है, 80 मिनट्स ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहता है। तो ये तो पॉइंट इंक्रीज करने वाली बात हो गई कि हिस्टामिन रिलीज करा रहा है, नॉन डीपोलराइजिंग और मतलब लॉन्ग एक्टिंग है, ठीक है। तो ये तो अगर हमको पॉइंट इंक्रीज करना है या हमको याद है कि ये पर्टिकुलर ड्रग इस कैटेगरी में, तो अगर किसी भी ड्रग का अगर हमको पॉइंट इंक्रीज करना है तो हम लोग ये मेंशन कर सकते हैं कि लॉन्ग एक्टिंग रहता है, ठीक है। फिर कैसा रहता है, नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकिंग एजेंट रहता है, या इसमें हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि ये पेरिफेरली एक्टिंग एजेंट रहता है, ठीक है। तो इसको इंक्रीज करने के लिए पॉइंट को लाइन बाय लाइन जैसे आपने क्लासिफिकेशन लिया था वैसे लिख के इसके जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं आप लोग उनको मेंशन कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज वी हैव पैनक्यूरोनियम। अब मैं एक बात पहले बताना चाह रहा हूं कि जो कि क्यूरियम, डॉक्साक्यूरियम, एट्राक्यूरियम, सिस एट्राक्यूरियम, मीवाक्यूरियम और जो हमारे क्यूरोनियम है, ठीक है, क्यूरोनियम, ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग देखेंगे कि पीपेक्यूरोनियम, पाइपेक्यूरोनियम, पैनक्यूरोनियम, रॉक्साक्यूरोनियम, रैपाक्यूरोनियम, वैक्यूरोनियम, ठीक है। सो जो क्यूरोनियम वाले रहते हैं ये क्या करते हैं कि ये मिनिमम, ठीक है, मिनिमम हिस्टामिन रिलीज करते हैं, मिनिमम हिस्टामिन को रिलीज करते हैं। इसीलिए अब मैं इस पॉइंट को बार बार कंसीडर इसमें नहीं करूंगा क्योंकि थोड़ा टाइम का कंजप्शन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये मिनिमम हिस्टामिन रिलीज करते हैं, लेकिन जो क्यूरोनियम रहते हैं वो नो हिस्टामिन रिलीज्ड, नो हिस्टामिन इज रिलीज्ड, नो हिस्टामिन रिलीज्ड। तो क्यूरोनियम वाले कौन से हो गए, रापा, पाइपेक्यूरोनियम, पैनक्यूरोनियम, ठीक है, रॉक्यूरोनियम, वैक्यूरोनियम, और ये हमारे कौन से हो गए, मीवाक्यूरियम, ठीक है, जो कि शॉर्ट एक्टिंग रहता है। इसके बाद सिस एट्रा, ठीक है, एट्रा हो गया एक, एट्रा, ठीक है, और क्या हो गया, डॉक्साक्यूरियम, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कैसे, क्यूरियम वाले। सो ये मिनिमम हिस्टामिन रिलीज कराते हैं। अब लॉन्ग एक्टिंग कौन सा है, शॉर्ट एक्टिंग कौन सा है, ये वाला पॉइंट इंक्रीज कर सकते हैं आप, इंटरमीडिएट एक्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो पैनक्यूरोनियम की अगर बात करें सबसे पहले तो ये कैसा है, कॉम्पिटेटिव, ठीक है। तो ये पहले भी मैं बात बता चुका हूं कि ये कॉम्पिटेटिव ब्लॉकर है, और अगर कहा जाए तो इसको नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकिंग एजेंट है, ठीक है, नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकिंग एजेंट है, ठीक है। दूसरी जो मेन बात है कि मतलब ये नो हिस्टामिन, अगर ये देखिए क्यूरोनियम आ रहा है मतलब नो हिस्टामिन रिलीज, नो हिस्टामिन, ये लास्ट टाइम मैं मेंशन कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, नो हिस्टामिन रिलीज, ताकि आपको ये पता रहे कि इस तरीके से पॉइंट्स को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये वेगोलाइटिक एक्शन करता है, वेगोलाइटिक एक्शन करता है, ठीक है, वेगोलाइटिक एक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है, टैकीकार्डिया होता है, देयर विल बी टैकीकार्डिया। और एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड टू पैनक्यूरोनियम एंड डीटीसी, दैट इट इज 5 टाइम्स, अब इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, डीटीसी, सो इट इज 5 टाइम्स मोर पोटेंट, 5 टाइम्स मोर पोटेंट देन द डीटीसी, दैट इज डी-ट्यूबोप्यूरारिन से 5 टाइम्स ज्यादा पावरफुल रहता है। पोटेंट मतलब पोटेंसी मतलब क्या, पावर, ठीक है। सो कॉम्पिटेटिव ब्लॉकेड है, नो हिस्टामिन रिलीज। और अगर एक और पॉइंट इंक्रीज करना है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, लॉन्ग एक्टिंग है, ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग है, ठीक है। ये हम लोग पहले भी देखा हमने कि ये लॉन्ग एक्टिंग वाले ही अभी हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। डीटीसी के बाद अभी तक ये कैसे चल रहे हैं, सारे लॉन्ग एक्टिंग ही चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैनक्यूरियम, ठीक है, सॉरी पैनक्यूरोनियम। अब जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं डॉक्साक्यूरियम। ये क्या है, डॉक्साक्यूरियम है, ठीक है, ये ध्यान रखना है हमको, डॉक्साक्यूरियम। इसके बारे में भी सेम पॉइंट हम लोग मेंशन कर सकते हैं दैट ये कॉम्पिटिटिव क्या करता है, ब्लॉक करता है, कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर है, ठीक है, या अगर कहा जाए तो नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर एजेंट है, ठीक है, नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉक कर रहा है, लॉन्ग एक्टिंग होता है, ठीक है। और प्राइमरीली जो इसका एक्सक्रीशन रहता है, प्राइमरीली एक्सक्रीटेड, जो मेन पॉइंट है इसका, दैट इट इज प्राइमरीली एक्सक्रीटेड बाय और प्राइमरीली एक्सक्रीटेड इन यूरिन, ठीक है।
प्राइमरीली एक्सक्रीटेड इन यूरिन। ठीक है, और ये क्यूरियम है, तो क्यूरियम क्या कराते हैं, मिनिमम हिस्टामिन रिलीज कराते हैं। ठीक है, मिनिमम हिस्टामिन रिलीज कराते हैं। क्यूरोनियम वाले नो हिस्टामिन रिलीज, मिनिमम हिस्टामिन रिलीज करा रहे हैं। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज वी हैव पाइपेक्यूरोनियम। पाइपेक्यूरोनियम, सो पाइपेक्यूरोनियम की अगर हम लोग बात करेंगे तो पाइपेक्यूरोनियम में भी अगर बात करेंगे तो सेम है कि कॉम्पिटिटिव ब्लॉकेड कराता है। ठीक है, क्या करा रहा है, कॉम्पिटिटिव ब्लॉकेड करा रहा है। ठीक है, इसका भी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लॉन्ग एक्टिंग है, तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कैसा रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इंक्रीज्ड, तो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कैसा रहेगा, इंक्रीज्ड रहेगा, तो इसकी वजह से ऑनसेट कैसा रहेगा, स्लो रहेगा। ठीक है, स्लो ऑनसेट। ठीक है, सो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लॉन्ग एक्टिंग है, ये हमको पता ही है, बार बार वही सेम पॉइंट्स मेंशन्ड होंगे कि ये लॉन्ग एक्टिंग है। क्यूरोनियम है तो मिनिमम और नो रिलीज। ठीक है, मिनिमम और नो हिस्टामिन रिलीज। दूसरी जो एक बात है कि ये लॉन्ग एक्टिंग इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन स्लो रहता है, तो ये क्या रहता है, हमारा जो प्रोलॉन्ग्ड सर्जरीज रहती हैं उसमें बेसिकली ये यूज होता है। ठीक है, प्रोलॉन्ग सर्जरीज में यूज होता है, प्रोलॉन्ग सर्जरीज में इसको प्रीफर करते हैं। ठीक है, और ये एलिमिनेट कहाँ से होता है, इट इज एलिमिनेटेड बाय किडनी, तो यूरिन के फॉर्म में, और लिवर तो मतलब बाइल के फॉर्म में। ठीक है, सो ये हो गया हमारा पाइपाक्यूरियम। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए लॉन्ग एक्टिंग वाले सारे। तो ये तो हमारा कवर हो गया कौन सा, लॉन्ग एक्टिंग। ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकिंग एजेंट्स। अब आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग इंटरमीडिएट एक्टिंग पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर शॉर्ट ड्यूरेशन वाला पढ़ेंगे या शॉर्ट एक्टिंग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद और सेंट्रली एक्टिंग वाले पढ़ेंगे, और उनके सारे मतलब एडवर्स इफेक्ट और क्या क्या मतलब फार्माकोकाइनेटिक्स है उसका, वो सब डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।